नमस्कार दोस्तों, हम सभी एग्जाम के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 17 देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जैसे रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न, रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न, एसएससी में पूछे गए प्रश्न, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस में पूछे गए प्रश्न को यहाँ पर हम कवर करेंगे, ताकि एक ही प्रैक्टिस सेट से आपकी सभी एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर आपको एक आकृति पैटर्न दिया है, इस आकृति पैटर्न में त्रिभुज की संख्या कितनी ये आपको बताना है। तो देखिए, त्रिभुज को हम क्या करते हैं, ट्रिक से गिनते हैं। ट्रिक तो आपको पता होगा, वैसे मैं पहले भी प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ कि त्रिभुज को ट्रिक से कैसे गिनते हैं, लेकिन अभी भी बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ट्रिक को समझ लीजिए। यहाँ पर हमारे पास देखिए, एक तो ये हमारा सिंगल त्रिभुज है, तो सिंगल त्रिभुज को तो आप आसानी से बता दोगे कि हमारे पास एक ही त्रिभुज है, ठीक है। लेकिन इसी त्रिभुज में लाइन खींची हुई रहती है, जैसे यहाँ पर मैं आपको बना के बता रखा हूँ, ये हमारा क्या है, एक सिंगल त्रिभुज है, ठीक है। और इसी त्रिभुज में हमें लाइन खींची हुई मिल जाती है। जैसे यहाँ पर एक लाइन आपको इस प्रकार की भी देखने को मिलती है, एक लाइन आपको इस प्रकार की देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर अंदर से ये लाइन भी खींची हुई मिल जाती है। और कुछ जगह तो ऐसी भी है कि आपको यहाँ पर बीच में भी कुछ इस प्रकार की देखने को मिल जाती है, ठीक है। और एक आकृति ऐसी होती है जो क्या होती है, क्रॉस वाली होती है। तो क्रॉस वाली की भी ट्रिक हम यहाँ पर जान लेंगे, ठीक है। तो एक आकृति आपको ऐसी क्रॉस देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पर मैं आपको क्रॉस बता रहा हूँ, तो इस प्रकार की भी आपको आकृति देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर हम ट्रिक कैसे लगाते हैं, तो यहाँ पर आप ट्रिक को समझ लीजिए। सबसे पहले ये तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि ये एक ही त्रिभुज है, तो यहाँ पर हम एक ही लिखेंगे। और यहाँ पर अगर हम कॉलम में संख्या अगर ट्रिक लगाएंगे तो तल से आपको क्या करना है, कॉलम में संख्या लिखना है। तो यहाँ पर तल से कॉलम देखेंगे तो ये एक ही कॉलम है, तो एक लिखेंगे, तो एक का एक ही होगा, ठीक है। सेम ये वाली ट्रिक यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर भी हम तल से देखेंगे कितने कॉलम है। तो नीचे वाले तल से कॉलम देखेंगे तो ये हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है, ये हमारा तीसरा कॉलम है, और ये हमारा चौथा कॉलम है। उसके बाद अगर हम ऊपर और देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक और तल ये वाला है। तो यहाँ पर भी तल से कॉलम देखेंगे तो ये हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है, ये हमारा तीसरा कॉलम है। ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे तो एक और दो तीन, तीन और तीन छः, यानी कि यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो यहाँ पर 6 हो रहे हैं। और यहाँ पर जोड़ेंगे एक और दो तीन, तीन और तीन छः, 6 4 10, यानी इनको सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 6 और 10 को भी आपस में जोड़ देंगे तो इस आकृति में टोटल त्रिभुज निकल जाएंगे। तो 6 और 10 कितने होते हैं, 16 होते हैं। तो इस आकृति में 16 त्रिभुज है। उसके बाद नीचे वाले में ट्रिक लगाएंगे, तो नीचे वाले में कौन सी ट्रिक लगाएंगे, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, बॉक्स में संख्या देखना है, कैसे जोड़ लेना। जैसे यहाँ पर देखिए 1, उसके बाद ये 2, 2 के बाद ये 3, 3 के बाद ये 4, टोटल कितने बॉक्स है, 4 बॉक्स हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 का डबल कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी आता है उसका डबल कर देना है। तो यहाँ पर 4 आया था, 4 का डबल कितना होता है, 8 होता है। तो इस आकृति में कितने, 8 त्रिभुज है, ठीक है। इस आकृति में 8 त्रिभुज है। अब यहाँ पर हम यही वाली ट्रिक यहाँ पर लगाते हैं। सबसे पहले तो देखिए, हम यहाँ पर सिंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कितने, एक ही है, ठीक है। ये सिंगल है तो यहाँ पर हम सिंगल लिख लेते हैं। एक हमें सिंगल इसके सामने नीचे भी दिखाई दे रहा है, तो एक हमारा ये भी है, ठीक है। तो सिंगल वाले कितने देखने को मिल रहे हैं, तो 1 2। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 सिंगल को ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम ट्रिक लगाएंगे, कि यहाँ पर हमें ट्रिक लगती हुई दिखाई दे रही। कहाँ से देखिए, जैसे इस आकृति को देखें तो ये हमारी क्रॉस आकृति है। तो क्रॉस आकृति में मैंने अभी ट्रिक बताया आपको, यहाँ पर क्या करना, सभी को गिन के उसका डबल कर देना है। तो सभी को गिनेंगे तो यहाँ पर देखिए 1, 1 के बाद ये 2, 2 के बाद ये 3, 3 के बाद ये 4, 4 के बाद ये 5, 5 के बाद ये 6, 6 के बाद ये 7 और 7 के बाद ये 8। सभी को गिनने पर कितना है, 8 आया। तो यहाँ पर हम 8 का डबल कर देंगे, तो 8 का डबल कितना होता है, तो 8 का डबल 16 होता है। तो यहाँ पर हम 16 सीधे लिखते हैं। क्या आपको यहाँ पर और भी कहीं से दिखाई दे रहा है, तो अभी हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो इस आकृति में 18 त्रिभुज है। तो ऑप्शन में देखिए 18 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये दोनों की दोनों ट्रिक पता होना चाहिए, तो आप आसानी से किसी भी आकृति में त्रिभुज गिन लोगे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। अभी हमने त्रिभुज गिनना सीखा था, यहाँ पर वर्ग बता रहा हूँ। तो इस आकृति में कितने वर्ग है ये आपको बताना। आकृति आपको भले ही थोड़ी सी टफ दिखाई दे रही है, लेकिन आपको यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग आपको पता होगा जिसके चारों ही भुजाएं समान होती है वो वर्ग कहलाता है, ठीक है।
जिसकी चारों भुजाएं समान होती है वो वर्ग कहलाता है। ये हमारा एक सिंगल वर्ग है। अब वर्ग गिनने की भी ट्रिक होती है। कैसी ट्रिक होती है, तो यहाँ पर देखिए कुछ आपको इस प्रकार की आकृति दिखाई देती है। तो इस वाली जो आकृति है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी कॉलम में संख्या लिखते हैं। यहाँ पर कॉलम में संख्या लिखने का तरीका अलग है। कैसे, देखिए, एक तो आप यहाँ पर सिंगल सिंगल गिनोगे तो 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कॉलम में संख्या लिखना सिखाऊं तो यहाँ पर देखिए साइड से देखेंगे तो ये हमारा पहला कॉलम, ये हमारा दूसरा कॉलम, ऊपर से देखेंगे तो ये हमारा पहला कॉलम, ये हमारा दूसरा कॉलम। ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पर लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करना है। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और एक का एक के साथ करेंगे तो एक कम एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, गुणा करा। गुणा करने पर जो संख्या उसको क्या करना, आपस में प्लस कर देना। तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं। तो इस ट्रिक से भी गिनोगे तो 5 आएगा और सिंगल भी गिनोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितने, 1 है और इसमें 5 है। अब हमें यहाँ पर ये वाली आकृति में बताना है। तो यहाँ पर तो हमें ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं, हमें यहाँ पर सिंगल सिंगल देखने को मिल रहे हैं। कैसे, देखिए, एक हमारा यहाँ से ये वाला बन रहा तो सिंगल एक ये हो जाएगा। दूसरा हमारे यहाँ से ये वाला हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, ठीक है। 2 के बाद फिर ये 3 4 5। तो टोटल हमें यहाँ पर टोटल कितने देखने को मिल रहे हैं, तो टोटल हमें यहाँ पर 5 देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ये एक 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 ये भी बन रहा है। तो टोटल कितनी इस आकृति में 5 ही देखने को मिल रहा है। आपने यहाँ पर कन्फ्यूज होकर ट्रिक लगाने की कोशिश करी होगी, लेकिन हमें स्पष्ट रूप से 5 ही देखने को मिल रहे हैं। तो ऑप्शन में देखिए 5 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो बस आप यहाँ पर क्या करोगे, हर किसी प्रश्न को प्रैक्टिस करते हुए सीखने की भी कोशिश करें, ठीक है। हर बार आपको यहाँ पर तरीका पता होना चाहिए कि प्रश्न को हम किस तरीके से सोल्व करते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई है और उसके प्रत्येक फलक पर अलग अलग रंग सफ़ेद, लाल, नीला, पीला, हरा और काला लिखा हुआ है। नीला दिखाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सा रंग लिखा होगा, ये आपको बताना है। तो ये पासे का प्रश्न है। मैंने कल वाले प्रैक्टिस सेट में भी बताया था कि जब भी आपको एक से अधिक पासा हो और वहाँ पर चाहे संख्या हो, चिन्ह हो, लेटर हो, कुछ भी हो, शब्द हो, आपको क्या करना है, कॉमन सतह देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पासे हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन सतह देखेंगे। तो इन दोनों पासों में कॉमन सतह क्या हमें दिखाई दे रही है, तो आपको होगा यहाँ पर जो हमें कॉमन सतह दिखाई दे रही, जिससे लाल, और हमें यहाँ पर लाल और सफ़ेद कॉमन दिखाई दे रही। क्या दिखाई दे रहा है, लाल और सफ़ेद। तो यहाँ पर हमारे पास 2 रंग जो है क्या है, कॉमन दिखाई दे रहे हैं। लाल सफ़ेद हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। और आपको पता होगा जब भी हमें किसी भी पासे पे कॉमन सतह डबल दिखाई देती है तो जो बची हुई सतह होती है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जैसे यहाँ पर काला बचा, इधर नीला बचा, तो यहाँ पर नीला और काला एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। और हमें यहाँ पर किसका पूछा है, तो हमें यहाँ पर पूछा है नीला दिखाने वाला, यानी कि नीला दिखने वाला का पूछा है। तो नीला दिखने वाला यानी कि नीला के विपरीत क्या हो जाएगा, काला, और काला का नीला हो जाएगा। तो नीला का पूछा तो नीला का काला हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर इसका तरीका पता होना चाहिए। बाकी आपको कुछ भी दे, चिन्ह दे, शब्द दे, लेटर दे, कुछ भी दे, आप आसानी से कर लोगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार ट्रक का संबंध सड़क से है, जिस प्रकार ट्रक का संबंध सड़क से है उसी प्रकार यानी कि ट्राम का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। ट्राम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रक का संबंध सड़क से कैसे है ये आप पता कीजिए। तो ये तो आसान है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से कि जो ट्रक है, ठीक है, जो ट्रक है, ट्रक कहाँ पर चलता है, तो ट्रक जो है सड़क पर चलता है, ठीक है। ट्रक कहाँ पर चलता है, सड़क पर चलता है। तो उसी प्रकार जो हमारे पास ट्राम है, ये हमारे पास ट्राम है, ये किस पे चलता है ये हम बताएंगे। तो ट्राम किस पे चलता है, तो आप कहोगे ट्राम किस पे चलता है, तो यहाँ पर देखिए रेल दिया है, पहियों दिया है, रस्सी दिए, वायु दिए। तो जो ट्राम है, ठीक है, ये भी जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन में ही रखा हुआ रहता है, जो पटरियों पे चलता है। इसको कभी कभी क्या होता है कि गधों या घोड़े द्वारा भी घिस के चलाया जाता है, या ये ट्रेन के द्वारा भी इसको खींचा जाता है, ठीक है। तो ये रेल पे ही चलता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में रेल देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है कि ट्राम क्या होता है, ठीक है। ट्राम जो कि वो पीछे जो डब्बे जैसे रहते हैं ना, खाली रहते हैं, जिनको हम घिसते हैं, वही ट्राम होता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। बताइए यहाँ पर विषम कौन सा। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 एक जैसे एक अलग है, उसका चयन करके आपको बताना। तो विषम बताइए। यहाँ पर देखिए संख्या में हम कैसे विषम देखते हैं, तो यहाँ पर 16 9 139 दिया है, यहाँ पर 25 7 175 दिया है, 12 7 79 दिया है, 17 5 80 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको विषम बताना। तो विषम बताइए क्या है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर
हम विषम चेक करेंगे तो विषम कैसे, देखिए 16 निन्या कितना होता है, तो 16 का 9 के साथ गुना करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर हम इनका गुणा करते हैं तो 16 का 9 के साथ गुणा करेंगे तो कितना होगा, 144 होगा। कितना होगा, 144। और यहाँ पर 139 लिखा, मतलब यहाँ पर 5 माइनस किया है, ठीक है। सेम तरीके से इसका भी गुणा करते हैं तो यहाँ पर 25 सत्ते कितना होते हैं, तो 25 सत्ते तो आपको पता होगा 175 होता है। कितना होता है, 175 होता है। और यहाँ पर सीधा सीधा 175 लिखा है, ठीक है। यहाँ पर सीधा सीधा 175 देखने को मिल रहा है। उसके बाद इसका गुणा करते हैं, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 12 सत्ते कितना होता है, तो 12 सत्ते 84 होता है। यहाँ पर कितना होता है, 12 सत्ते 84 होता है। और यहाँ पर कितना 79 लिखा है, मतलब यहाँ पर भी 5 माइनस किया है, यहाँ पर भी कितना 5 माइनस किया है। उसके बाद इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 17 पंजे कितना होता है, 85 होता है। और वहाँ पर 80 लिखा है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर भी 5 माइनस किया है। कितना, 5 माइनस। तो अब आपको यहाँ पर अलग दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जहाँ पर गुणा करके ये सीधा सीधा 175 लिखा है, लेकिन बाकी विकल्पों में क्या करा, गुणा करके 5 माइनस करके पीछे संख्या लिखी है। तो जो हमें यहाँ पर विषम दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन नंबर बी वाला दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पर कोशिश करना कि बड़ी संख्या कैसे लिखी है, ठीक है, कहाँ पर भी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर गम का कूट यहाँ पर 49, 44, 11, 69 है। इसी भाषा में यहाँ पर वेक्स को किस प्रकार कूटबंद किया जाएगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। यह हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और यहाँ पर हमारे पास लेटर का कूट संख्या में दिया है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आपको लेटर का कूट संख्या में मिलता है तो उन लेटरों को संख्या में बदलना है, यानी कि उनकी प्लेस वैल्यू करो या उनका अपोजिट करके प्लेस वैल्यू या कुछ भी करो, बस आपको उन लेटरों को संख्या में बदलना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, संख्या में बदलेंगे। जैसे जी हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। यू हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 21 नंबर पे। एम हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 13 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर 7, 21, 13 यहाँ पर आया है। और यहाँ पर 49, 44, 11, 69 लिखा। तो ये सीधी सीधी ये संख्या नहीं आ रही। तो यहाँ पर हम विपरीत करके देख लेते हैं। अब जी का विपरीत क्या होता है, टी। और टी ABCD में 20 नंबर पे आता है। यू का विपरीत क्या है, एफ। एफ हमारा ABCD में 6 नंबर पे आता है। एम का क्या है, एन। और एन हमारा ABCD में 14 नंबर पे आता है। यहाँ पर हमारे पास 20,614 आया है। और यहाँ पर इससे भी अलग संख्या लिखी। तो इस तरीके से तो यहाँ पर दोनों तरीके से, यानी कि प्लेस वैल्यू से भी नहीं हो रहा है। और हमने यहाँ पर क्या करा था, विपरीत करके भी निकाल लिया, तब भी नहीं हो रहा है। तो फिर क्या कर सकते हैं, देखिए अगर आप यहाँ पर 49 को देखो, जैसे यहाँ पर 49 से ये 7 का वर्ग है। 441 को पूरा देखेंगे तो ये हमारा 21 का वर्ग है। और 169 को पूरा देखेंगे तो ये 13 का वर्ग है। इसका मतलब ये है कि जैसे जी हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 7 नंबर पे। और 7 का वर्ग करेंगे तो 49। और यू हमारे 21 नंबर पे आता है। और 21 का भी वर्ग करेंगे तो 441। एम हमारा 13 नंबर पे आता है। और 13 का वर्ग करेंगे तो 169। तो यहाँ पर वर्ग किया गया और सीधा वर्ग लिखा है, ठीक है। और उसी प्रकार हम यहाँ पर वेक्स का बताएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर वर्ग वाला पैटर्न मिला। तो सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या में बदलेंगे। डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है, तो डब्ल्यू हमारा 23 नंबर पे आता है। फिर हमारा ए कितने नंबर पे आता है, तो ए हमारा 1 नंबर पे आता है। 1 से कितने नंबर पे आता है, तो 1 से 24 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका वर्ग करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका वर्ग। तो 23 का वर्ग, उसके बाद 1 का वर्ग और 24 का वर्ग। तो 23 का वर्ग कितना है, 529 होता है। कितना होता है, 529। तो ऑप्शन में देखेंगे तो केवल एक ही ऑप्शन में है। तो केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, 1 का वर्ग एक ही होगा, 24 का 576 है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पर क्या करना, प्रैक्टिस करके डेली डेली लॉजिक पता करना कि प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग अक्षर यानी कि अक्षरों को चुनिए। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, ये लेटर वाला है। लेटर में आपको एक अलग विकल्प है, वो अलग कौन सा है ये आपको बताना है। तो बताइए कौन सा अलग है। लेटर में कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर एक एक को देखना। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम बीच में देखें तो ये हमारे पास डबल है। इसमें भी यहाँ पर रिपीटेड यानी कि डबल है। यहाँ पर भी रिपीट डबल है और ये भी डबल है। बीच में तो हमें सभी में डबल दिखाई दे रहा है, ठीक है। बीच में सभी में डबल दिखाई दे रहा है। जैसे जी से अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जे की ओर जाएंगे तो जी से जे मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा था, आपको हो गई यहाँ पर 3 प्लस हुआ है। ई से एच की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो ई 5 पे एच 8 पे मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ है। ए से डी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ है। वी से वाई की ओर जाएंगे तो वी 22 पे, वाई हमारा 25 पे, यहाँ पर भी 3 प्लस हो रहा है। यहाँ पर भी कितना प्लस, 3 प्लस। तो इनमें सभी में 3 प्लस दिख रहा है। अब हम बाकी नीचे देखते हैं। अब नीचे देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए जी से क्या करते हैं, मान लो एल को देखते हैं
तो यहाँ पर कितना प्लस 2 प्लस। फिर H से K को देखेंगे तो H के H 8 पे K 11 पे, मतलब यहाँ पर कितना प्लस 3 प्लस। फिर D से क्या करेंगे, G को देखेंगे तो D 4 पे G 7 पे, यानी कि यहाँ पर कितना प्लस, तो यहाँ पर भी 3 प्लस। फिर Y से B को देंगे तो Y से B मतलब यहाँ पर कितना प्लस, तो यहाँ पर भी 3 प्लस। तो आप कहोगे यहाँ पर हमें अलग कौन सा दिख रहा अभी, तो आपको यहाँ पर अलग दिखा होगा ये वाला, यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है पीछे, लेकिन बाकी में 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर एक ही में ऐसा मिला जिसमें 2 प्लस हो रहा है, तो वो तीनों से अलग होगा और ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो बस हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना है कि कहाँ पर क्या मिस्टेक है, कहाँ पर कितना प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर बेक को FDMF के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और यहाँ पर टर्न को XXTO के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में मोक को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास लेटर का कुछ लेटर ही है। अभी इससे पहले हमारा क्या था प्रश्न, थोड़ी देर पहले लेटर की कुछ संख्या थी, यहाँ पर लेटर का कुछ लेटर ही है। तो जब लेटर का कुछ लेटर ही होता है तो मैंने आपको बता रखा वहाँ पर माइनस होगा, प्लस होगा या फिर उसका विपरीत होगा। अब क्रॉस से हो सकता है, पीछे से हो सकता है, आगे से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए बी से क्या करेंगे, बी से एफ को देखेंगे तो बी कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, एफ कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, यानी यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, 4 प्लस हुआ है। फिर ए से डी को देखेंगे तो ए से डी मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है। फिर के से एम को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस है, तो यहाँ पर 2 प्लस है। फिर ई से क्या करेंगे, एफ को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस है, तो यहाँ पर 1 प्लस है। अब यहाँ पर पैटर्न को समझिए, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस, यानी यहाँ पर हमारे पास सीरियल नंबर प्लस हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन 4 से शुरू हुआ, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसा ही वाला हम यहाँ पर भी चेक करते हैं। टी से एक्स को देखेंगे तो टी से एक्स मतलब यहाँ पर 4 प्लस, यू से एक्स मतलब यहाँ पर 3 प्लस, आर से टी मतलब यहाँ पर 2 प्लस, एन से ओ मतलब यहाँ पर 1 प्लस। तो यहाँ पर भी देखिए इसमें 4 प्लस, फिर यहाँ पर हमारा 3 प्लस, फिर यहाँ पर 2 प्लस और यहाँ पर 1 प्लस। तो सभी में यही वाला पैटर्न हमें दोनों में देखने को मिल रहा है, 4 3 2 1 प्लस हो रहे हैं। तो मोक का भी क्या करेंगे, सेम तरीके से बता देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 4 प्लस करेंगे तो एम 13 नंबर पे आता है, 13 4 कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे, तो क्यू आ जाएगा। फिर ओ हमारा 15 नंबर पे आता है, 3 प्लस करेंगे तो 18 नंबर पे आर आ जाएगा। उसके बाद सी हमारा 3 नंबर पे आता है, 2 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएंगे, 5 नंबर पे यहाँ पर ई आ जाएगा। उसके बाद के हमारा 11 पे आता है, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 नंबर पे एल आ जाएगा। तो क्यू आर ई एल ये ऑप्शन में देखिए, तो क्यू आर ई एल ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर देखिए बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सेम सभी में प्लस करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न करें कि दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिया है, इस पैटर्न में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको पूछा गया है। तो देखिए ये हमारा लुप्त संख्या वाला प्रश्न है, मिसिंग नंबर, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको तरीका समझिए। हम कोशिश करते हैं कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके आसपास की संख्या कैसे लिखी ये हम पता करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं बड़ी संख्या किस साइड है उन्हें पता करते हैं। तो बड़ी संख्या जिससे हमें यहाँ पर 140 दिखाई दे रही है, यहाँ पर 130 दिखाई दे रही है, यहाँ पर 120 दिखाई दे रही है, तो क्यों ना हम इन बड़ी संख्या को पता कर लेते हैं। यानी यहाँ पर 19 और यहाँ पर 9 को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 140 मिले, ठीक है। तो 19 को अगर 9 गुना करेंगे तो 140 सीधा सीधा नहीं आएगा। अगर हम इनको प्लस कर देते यहाँ पर 19 और 9 कितने हो जाएंगे, तो 19 और 9 हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे 28, कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे, ठीक है। और 28 से हमें 140 बनाना है, तो अगर हम 28 को 5 गुना करेंगे तो सीधा सीधा यहाँ पर 140 आ जाएगा, ठीक है। सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगाते, यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, तो 17 और 9 को आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 26 हो जाएंगे। और 26 को भी सीधा सीधा 5 गुना कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 26 का 5 गुना भी 130 होता है। तो दोनों में हमें यहाँ पर सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है, दोनों को आपस में जोड़ना है और क्या करना है 5 गुना कर देना है, तो पीछे वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसा कि ऐसा हम यहाँ पर भी सोल्व करेंगे। सबसे पहले प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस 5 में किस संख्या को जोड़ देंगे कि उस संख्या को जोड़ने के बाद
5 गुना करने पर 120 आ जाएगा। तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर 19 को रख देते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर 19 को रख देते हैं और 19 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 24। और 24 को अगर हम यहाँ पर 5 गुना करेंगे सेम तरीके से तो 120 आ जाएगा और यहाँ पर 120 दिया गया है, ठीक है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर इस तरीके से क्या आना चाहिए, 19 आना चाहिए। क्या ऑप्शन में 19 है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको सभी में क्या करना होगा, सभी कॉलम में सेम पैटर्न फॉलो करना चाहिए। जैसे हमने सभी में क्या करा था कि दोनों पहली संख्या को जोड़ के उन्हें 5 गुना करा है, तो सभी में ऐसा ही होना चाहिए। अब बढ़ते हम प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या करा, प्रश्न करा कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। निर्मित घन में एफ वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। बताइए, यहाँ पर आपको एक खुला पासा दिया है, खुला घन दिया है। तो ये तो मैंने आपको कल वाले प्रैक्टिस सेट में भी बताया था कि कैसे सोल्व करना है, कैसे विपरीत निकालना, कैसे बंद करना, कैसे खोलना, कैसे, ये सब बता रखा हूँ। तो इतनी देर तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। इसका क्या होगा, ठीक है, एफ का विपरीत बताना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एक छोड़ के एक चलना। ई से चलेंगे तो डी को छोड़ेंगे बी, और डी से चलेंगे तो बी को छोड़ेंगे एफ हो जाएगा, और ए का क्या हो जाएगा, सी हो जाए। और यहाँ पर किसी के भी कोना और भुजा मिला हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर ई का विपरीत क्या निकाला, अभी ई का बी निकाला, तो इनका कोना भुजा मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, मतलब 100% सही है। ऐसे ही आपको यहाँ पर सभी के कोने भुजे मिले हुए नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने कि इसका ये वाला निकाला है तो इनका भी कोना भुजा नहीं मिल रहा है, ये दोनों अलग अलग है। तो वैसे ही यहाँ पर किसी का भी कोना भुजा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर ए और सी हमने आपस में विपरीत निकाला तो इनका भी कोना भुजा नहीं मिल रहा है। तो हमें यहाँ पर किसका पूछा है, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर पूछा है वो किसका पूछा है, एफ का पूछा है। तो एफ का क्या निकला, डी निकला है। तो डी ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको एक छोड़ के एक चलना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए। अब बताइए, हमारा आकृति श्रृंखला का प्रश्न है और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर कौन सी आकृति आना चाहिए ये आपको बताना। तो बताइए कौन सी आकृति आएगी। और सेम प्रश्न मैंने कल वाले प्रैक्टिस सेट में भी समझाया था, अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने अच्छे से बताया था कि आपको कैसे गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है। तो यहाँ पर हम एक एक को देखेंगे। जैसे मान लो पहली आकृति से दूसरी को देखते हैं, तो पहली हम क्या देख लेते हैं, तो मान लो यहाँ पर पहली से हम दूसरी को देख रहे हैं, ठीक है। तो पहली हम ए को देखते हैं, ए हमारा यहाँ पर था। अब पहली से अगर हम दूसरी को देख रहे हैं तो ए यहाँ से बढ़कर यहाँ पर चले गया, ठीक है, दूसरी में ये वहाँ चले गया। फिर दूसरी से तीसरी को देखते हैं, दूसरी को तीसरी से देखेंगे तो ये ए यहाँ पर था, यहाँ से ये नीचे आ चुका, ए कहाँ पर आ चुका, नीचे आ चुका। उसके बाद यहाँ पर तीसरी से चौथी को देखेंगे तो ए कहाँ पर है, ए अब यहाँ पर था, तो अब तो चौथी में ये आ चुका, मतलब ये यहाँ से यहाँ पर आ चुका है, ए यहाँ पर आ चुका है। अब चौथी से अगर हमें पाँचवीं जाना तो ए क्या हो रहा है, ये कोने कोने पे घूम रहा है, तो अभी ये वापस से यहाँ पर चले जाना चाहिए, यानी कि उसी स्थान पर। कहाँ पर, उसी स्थान पर ए चले जाना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पर होना चाहिए ए, तो ये यहाँ पर होना चाहिए, ये वाला जो दिख रहा है ना इसी कोने पे ए वापस से होना चाहिए। तो ये हमने ए को वापस से वहीं बना दिया। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो क्या ऑप्शन में ए पलटेगा क्या, तो पलटने का तो हमें कहीं से कहीं नहीं दिख रहा है, तो पलटेगा नहीं है, ठीक है। चलो मान लो कि ये पलट भी जाएगा, इसको छोड़ दो, मान लो कि ए पलट भी सकता है लेकिन उसी कोने में रहेगा। हम यहाँ पर किसी और को देखते हैं, किसी और को मतलब ये वाला निशान देखो, यहाँ पर जो हमें त्रिशूल टाइप का दिख रहा है ये खड़ा है, ठीक है। यहाँ पर आड़ा हुआ है, फिर यहाँ पर खड़ा है, फिर वापस से इसमें आड़ा और नीचे हुआ है, फिर यहाँ पर वापस से खड़ा होना चाहिए, यहाँ पर वापस से खड़ा होना चाहिए। तो खड़ा वाला देखेंगे तो सभी में है, तो इसको भी एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, किसी एक को देखते हैं, जैसे पी को देख लीजिए। अब पी यहाँ पर है, ठीक है, पी सीधा की सीधा है, उससे फिर अगले में यहाँ पर गया तो सीधा ही था, लेकिन ऊपर जाने के बाद पी उल्टा हो चुका और उल्टा उल्टा यहाँ पर सीधा गया, उल्टा की उल्टा सीधा गया, तो यहाँ पर वैसा की वैसा नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा तो सभी में है। इसका मतलब ये ए उल्टा नहीं होना चाहिए, तो ये दो ऑप्शन हमें एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बी और सी नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम इस त्रिभुज को देखते हैं, त्रिभुज यहाँ पर था, अगली में देखेंगे तो वो नीचे चले गया, फिर अगली में देखेंगे तो वैसा कि वैसा यहाँ पर चले गया, फिर अगली में देखेंगे तो ये पलट गया, ये यहाँ पर पलट गया, तो अगली में ये सीधे सीधे से पलटा हुआ ऊपर चले जाएगा। तो पलटा हुआ ऊपर चले जाएगा, तो आपको पता है ये तो नीचे झुका हुआ, तो नीचे नहीं झुकेगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। एक और यहाँ पर कोई एलिमेंट कर लीजिए, जैसे यहाँ पर मैं आपको और बता देता हूँ कुछ। एक और हम चिन्ह ले लेते हैं, पी को तो ले लिया था, पी वैसा ही रहेगा, और हमें ये वाला चिन्ह, ठीक है, ये वाला जो चिन्ह यहाँ पर था, फिर ऊपर चले गया, नीचे झुका,
सीधे की सीधे वैसे ही झुका, यहाँ झुका, फिर वैसा की वैसा यहाँ पर आना चाहिए, तो वैसा की वैसा आ रखा, मतलब ये वाला सही है। ठीक है, ये मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करा कि जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाता है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सटीक दर्पण प्रतिबिंब होगी। तो बताइए, जो आकृति हमें यहाँ पर दी है इसको हम दाहिनी ओर रखेंगे। दाहिनी ओर मतलब आपको पता है ये दर्पण प्रतिबिंब का ही प्रश्न है। इसका प्रतिबिंब यानी कि यहाँ पर कोई एक रेखा है, ठीक है, इसको एम एन रेखा नाम दो, पी क्यू रेखा नाम दो, ए बी रेखा, कुछ भी नाम दो, ठीक है, ये रेखा है। तो इसका प्रतिबिंब इस साइड कैसे बनेगा ये आपको बताना है, ठीक है, दाहिनी ओर वाला, क्योंकि दाहिनी ओर ये कहाँ पर रेखा नहीं दी है, इसने सीधे सीधे कहा है। तो सीधे सीधे कहा तो यहाँ पर देखिए इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा तो पड़ेगा, थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, ये वाला तो वैसा कि वैसा दिखाई देगा। ये त्रिभुज वाला इस साइड है वो यहाँ से आकर इस साइड आ जाएगा, ठीक है, ये त्रिभुज वाला यहाँ पर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, त्रिभुज इस साइड आ जाएगा। इसका मतलब ये कि नीचे नहीं झुकेगा, तो ये नीचे झुक रखा, तो क्या ऑप्शन ए हो सकता, नहीं। उसके बाद इसमें भी नीचे झुका, तो क्या ऑप्शन नंबर डी हो सकता, नहीं, ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों इस साइड आ रखे हैं, ठीक है, ये दोनों की दोनों इस साइड आ रखे हैं। अब हम देखते हैं कि और क्या गलती है। अब हम यहाँ पर दोनों की दोनों को इस साइड देखेंगे, इस साइड आ रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है वो लाइन यहाँ पर भी वैसी की वैसी बनेगी। अब यहाँ पर बन रही, यहाँ पर ये वाली लाइन नहीं बन रही, तो ये वाला ऑप्शन भी अभी इस प्रकार से हट जाएगा, ठीक है। इस वाली लाइन के कारण ये ऑप्शन हट गया है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर लाइन है और ये जो लाइन है वो भी यहाँ पर इस साइड सामने आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर गलती निकाला, तो तीनों ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया, एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाता हो। तो ये तो प्रश्न आसान सा है, आपको यहाँ पर क्या करना है कि तार्किक और अर्थक्रम मतलब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटे में दर्शाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखिए जिला दिया है, कमरा दिया है, गांव दिया, राज्य दिया और घर दिया है। तो देखिए अगर यहाँ पर सबसे छोटे की बात करें तो क्या आएगा, कमरा, और सबसे बड़े की बात करें तो क्या आएगा, राज्य आएगा। सबसे बड़ा यहाँ पर राज्य है और सबसे छोटे की बात करें तो कमरा है। तो सबसे छोटा या तो पहला आना चाहिए या सबसे बड़ा पहला आना चाहिए। तो 4 नंबर अगर पहला आया तो पहले ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब सबसे पहले कमरा आएगा तो 2 नंबर वाला पहले रहेगा। उसके बाद लास्ट में राज्य आएगा, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में राज्य का 4 दिया है और फर्स्ट में कमरे का 2 दिया है। तो ऑप्शन में पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन नंबर बी डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले कमरा आया है, कमरे से क्या बनेगा, घर बनेगा, तो फिर 5वें नंबर वाला आ जाएगा। घर से क्या बनेगा, गांव बनेगा, तो 3रे नंबर वाला हो जाएगा। और गांव से क्या बनेगा, जिला बनेगा, तो 1 नंबर वाला आ जाएगा। और जिला से राज्य बनेगा तो 4 नंबर वाला आ जाएगा। ये ऑप्शन में कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, हमने जो पहले ही टिक कर दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। बाकी देखिए यहाँ पर मैं आपको जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर वीडियो को रोक लेना है और खुद से सोल्व करना है हर किसी प्रश्न को। और बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो को देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 14 है। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए आरेख में यहाँ पर आकृतियाँ व्यक्तियों की श्रेणियों को दर्शाती है, विभिन्न खंडों में दी गई संख्या उन श्रेणियों के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए जैसे ये वाली आकृति है, ये टेनिस खिलाड़ी को दर्शा रही है, ये वाली आकृति धनी व्यक्ति को दर्शा रही है और ये वाली आकृति तैराक को दर्शा रही है, ठीक है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि कितने टेनिस खिलाड़ी, यहाँ पर कितने टेनिस खिलाड़ी या तो तैराक है या धनी व्यक्ति है, लेकिन दोनों नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ऐसा बताना है कि दोनों नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना होगा कि जैसे ये वाली आकृति है, ठीक है, ये वाली आकृति इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपना आप में क्या है, वो सभी की सभी अपना आप में टेनिस खिलाड़ी क्या है, तो ये टेनिस खिलाड़ी है। उसके बाद अगर हम और देखेंगे तो ये जो आकृति हमें दिखाई दे रही है, ये आयत वाला, इस आयत के अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपना आप में क्या है, केवल की केवल वो धनी व्यक्ति है। कौन है, धनी व्यक्ति है। उसके बाद ये केवल की केवल क्या है, धनी व्यक्ति है। उसके बाद और देखिए, और हमारे पास एक ये वाला आयत दिखाई दे रहा है जो खड़ा वाला है, इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपना आप में क्या है, वो तैराक है, ठीक है। वो क्या है, वो सभी की सभी अपना आप में तैराक है। अब हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न ये पूछ रहा है कि कितने टेनिस खिलाड़ी, कितने जो टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है, कितने टेनिस खिलाड़ी या तो तैराक है या धनी व्यक्ति है, लेकिन दोनों नहीं है, लेकिन दोनों नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे या तो वो क्या होना चाहिए, तैराक होना चाहिए या धनी व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए
अगर हम यहाँ पर हटाने की बात करते हैं तो जो 4 हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है, केवल तेराक है, तो इसको हटा देंगे। ये वाला 3 भी केवल तेराक है, तो इसको हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे 8 को, तो 8 भी केवल क्या है, तो 8 केवल धनी व्यक्ति, तो इसको भी हटा देंगे। हमारे पास टेनिस खिलाड़ी के अंदर होना चाहिए, उसमें भी क्या होना चाहिए, या तो तेराक हो या धनी व्यक्ति, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए। तो तेराक और धनी व्यक्ति, यहाँ पर तेराक और धनी व्यक्ति की बात करते यहाँ पर जो 11 है ये तेराक भी और धनी व्यक्ति के दोनों के अंदर है, तो ये वाला नहीं हो सकता, इसको भी हम हटा लेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों नहीं है कह रहा, तो ये 11 वाला दोनों में है, तो ये भी हमने हटा दिया। उसके बाद अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो 9 को देखेंगे तो 9 क्या है, केवल टेनिस खिलाड़ी। यहाँ पर कितने टेनिस खिलाड़ी, या तो तेराक है या धनी है, ये बताना है। तो देखिए 9 तो केवल की केवल टेनिस खिलाड़ी, तो इसको भी हम हटा लेंगे क्योंकि ये केवल है। हमें तो यहाँ पर कुछ धनी भी होना चाहिए, कुछ तेराक भी होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 5 को देखेंगे तो 5 भी हमारा क्या है, तो आप कहोगे 5 भी हमारा तेराक और धनी नहीं है, इसको भी हटा देंगे। उसके बाद 6 को भी हटा देंगे, क्या करेंगे, 6 को भी हम यहाँ पर हटा देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या करा, 6 को भी हटा दिया। अब हमारे पास बाकी इतने ही लोग बचे हैं। अब इनको हम आपस में जोड़ देंगे, तो 10 और 9 कितने हो जाएंगे, 10 और 9 आपको पता होगा 19, 19 5 कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। और 24 और 6 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो बाकी बचे इनको सभी को हमें जोड़ना है, ठीक है। तो बाकी कौन बचा है, एक तो हमें यहाँ पर 9 बचा है, फिर ये 6 बचा है, फिर हमें 10 बचता हुआ दिखाई दे रहा है, और 5। इन सभी को जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो आप कहोगे सभी को जोड़ने पर हमारे पास यहाँ पर 30 आ रहा है। कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो 30 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उन गणितीय चिन्ह के सही संयोजन का चयन करें जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमें एक समीकरण दिया है, इस समीकरण में हम किन विकल्प चिन्हों को रखेंगे, किन विकल्प चिन्हों को रखेंगे कि ये समीकरण हमारी सोल्व हो जाएगी, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो सबसे पहले वाले ऑप्शन को क्या करता हम रख लेते हैं। तो पहले ऑप्शन में चिन्ह पहला करा कि प्लस, प्लस के बाद क्या है गुना, गुना के बाद फिर प्लस। क्या इसे सोल्व करने पर हमारे पास 20 आ जाएगा क्या, तो सोल्व कीजिए। सबसे पहले गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ने पर 6 और 8 कितने होंगे, 14 हो गए। यानी कि ऑप्शन नंबर ए से तो 14 आ रहा है, इससे नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, पहला माइनस है, माइनस के बाद यहाँ पर गुना है, गुने के बाद प्लस है। तो यहाँ पर गुणा करने पर तो आपको पता है 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पर 8 और 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस करने पर तो कम होगा, 2 होगा, तो इससे भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और यहाँ पर बी भी नहीं हो सकता। सी को देखिए, सबसे पहले यहाँ पर गुणा दिया है, गुणे के बाद दोनों में प्लस दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12, गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और आगे प्लस है तो 12 में 0 को जोड़ेंगे तो 12 ही रहेंगे, 12 में 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे, 20। अब यहाँ पर हमारे पास जोड़ने पर 20 आ रहा है, और हमें 20 ही देखना था, तो 20 आया है, मतलब ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। इनसे हमारी ये समीकरण संतुलित हो जाएगी, ठीक है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न करें कि अमन के पास 1, 5, 10 और 20 रुपये, 1, 5, 10 और 20 रुपये के नोट बराबर मात्रा में है, बराबर मात्रा में, जो कि कुल RS 1080 है। अमन के पास कुल कितने नोट है ये आपको बताना। बताइए, थोड़ा सा प्रश्न आपको डिफरेंट लग रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक दो प्रश्न ऐसे हैं जो मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग करवा भी रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो इसके पास कितने नोट हैं, 4 नोट है। कौन कौन से, एक तो 1 का है, 1 का है, उसके बाद कौन सा, 1 के बाद 5 का है, कौन सा है, 5 का है, 5 के बाद इसके पास कौन सा है, तो 5 के बाद इसका 10 का भी है, 10 के बाद इसका कौन सा है, 20 का भी है, ठीक है। ये टोटल कितने नोट है, तो आप कहोगे टोटल जो नोट है इनके पास कितने हैं, तो 4 नोट है, ठीक है। क्वांटिटी कितनी है, 4 नोट है, और इनको अगर हम सभी को प्लस कर देते तो प्लस करने पर कितने हो रहे हैं, तो प्लस करने पर यहाँ पर 1 और 5 6, 6 और 10 16, 16 20 36, टोटल यहाँ पर पैसे कितने हो रहे हैं, 36 हो रहे हैं, ठीक है। टोटल 36 हो रहे हैं, और नोट कितने हैं, तो नोट 4 है, ठीक है। कितने हैं, 4 है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि हमें यहाँ पर एवरेज निकाल लेते हैं, इनकी कुल संख्या RS कितनी है, 1080 है। तो हमें अमन के पास कितने नोट है ये पता करना, यानी कि सारे ही नोट कितने हैं टोटल। तो अभी तक हमने 36 यहाँ पर सभी को जोड़ लिया है। अब क्या करते हैं, उसका एवरेज निकाल देते हैं। एवरेज निकाल लेते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1080 को 36 से काटेंगे। इसको हम 36 के काटेंगे, तो 36 से काटने पर देखिए
छत्तीस छत्तीस तिरा कितना होगा, तो छत्तीस तिरा कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको, होगा छत्तीस तिरा 108 होगा। तो इसको काटने पर हमारे पास यहाँ पर कितना आ रहा, 30 आ रहा, इसको काटने पर 30 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज हमारे पास जो निकल के आ रहा है वो 30 आ रहा। अब कुल नोटों की संख्या कितनी है, तो कुल नोटों की संख्या हमारे पास 4 है। कितनी है, तो कुल नोटों की संख्या 4 है, और 4 को क्या करेंगे, 30 के साथ गुणा कर देंगे। 4 को 30 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास टोटल नोटों की संख्या आ जाएगी, क्योंकि हमने एवरेज नोट तो निकाल लिया है। अब कुल यहाँ पर 30 तिरिया कितने होंगे, 120 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 120 आ गया है। तो यहाँ पर जो अमन है, अमन के पास कुल कितने नोटों की संख्या हो जाएगी, 120। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर 1, 5, 10, 20 का नोट कहा था, वो टोटल नोट कितने हैं, तो अलग अलग 4 है। 1 का है, 5 का है, 10 का, 20 का है, टोटल को जोड़ा तो 36 आया। 1080 में हमने क्या करा, भाग दे दिया, एवरेज निकाल लिया, तो यहाँ पर 30 को क्या करा, जितने नोट थे 4 प्रकार के, तो 4 के साथ गुणा कर दिया, तो 120 हो चुके हैं। तो 120 नोट है उसके पास, ठीक है। इसमें ऐसा भी प्रश्न बनता है कि 5 के कितने हैं, 10 के कितने, 20 के कितने, ये भी आपको पता होगा, तो वो मैं कभी करवा दूंगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर करें कि प्लास्टिक वस्तु, फिर यहाँ पर बाल्टी दिया और फोटो फ्रेम दिया है। मतलब यहाँ पर हमें वेन डायग्राम का प्रश्न दिया। यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा कि उस वेन आरेख का चयन करें कि जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही दर्शे से दर्शाता हो, इस प्रकार का प्रश्न बनता, वो मैंने यहाँ पर नहीं दिया है। सीधा सीधा मैंने यहाँ पर शब्द दे दिया है, और इनका वेन आरेख कैसा बनेगा ये आपको बताना। तो बताइए कैसा बनेगा। तो वेन डायग्राम का जब भी प्रश्न सोल्व करना है तो ये मैं आपको हर बार बताता हूँ कि क्या करना है, आपको एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। कैसे, देखिए सबसे पहले मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लास्टिक वस्तु का डायग्राम बनाते हैं। तो ये मैंने क्या करा, प्लास्टिक वस्तु का डायग्राम बना लिया, ठीक है। प्लास्टिक वस्तु का डायग्राम ये बन गया है। उसके बाद अब हम यहाँ पर दूसरा शब्द यानी कि जो बाल्टी दिया है, तो बाल्टी का बनाते हैं। अब बाल्टी का डायग्राम क्या हमने जैसे प्लास्टिक वस्तु का सीधा बना लिया, क्या वैसा ही बनाएंगे, नहीं। हम बाल्टी का डायग्राम बनाने से पहले देखेंगे क्या बाल्टी का संबंध प्लास्टिक वस्तु से है या नहीं है। तो आप कहोगे कि कुछ बाल्टियाँ प्लास्टिक भी हो सकती है, मतलब प्लास्टिक वस्तु की हो सकती है। तो यहाँ पर बाल्टी का जो डायग्राम है, यहाँ पर प्लास्टिक वस्तु का कुछ हिस्सा से बना सकते हैं हम, ठीक है। क्योंकि कुछ बाल्टियाँ ऐसी प्लास्टिक की भी होती है, इसलिए हम यहाँ पर ऐसा बनाएंगे। कुछ बाल्टियाँ लोहे की होती है, ठीक है। तो डायग्राम इन दोनों में तो ऐसा बनेगा। तीसरा फोटो फ्रेम है। अब फोटो फ्रेम का संबंध किससे है, हम देखेंगे कि बाल्टी और प्लास्टिक से है कि नहीं। तो क्या फोटो फ्रेम का संबंध बाल्टी से है, तो आप कहोगे फोटो फ्रेम का संबंध बाल्टी से तो नहीं है, क्योंकि बाल्टी और फोटो फ्रेम का ऐसा कोई स्पष्ट संबंध नहीं है। लेकिन फोटो फ्रेम और प्लास्टिक वस्तु का संबंध है, क्योंकि जो फोटो फ्रेम है वो कोई कोई ऐसी है जो प्लास्टिक वस्तु की भी होती है, ठीक है। लेकिन सभी की सभी नहीं होती है, कुछ होती है। तो यहाँ पर इसका डायग्राम ऐसा बनाएंगे कि जो प्लास्टिक वस्तु उसका कुछ हिस्सा हम फोटो फ्रेम को ले लेंगे। तो डायग्राम कैसा बनेगा, तीनों शब्दों का कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर देखिए डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तब आपको एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि क्यू ने एल से शादी की है। ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है। क्यू ने एल से शादी की है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं जैसा प्रश्न कह रहा मैं वैसा ही सोल्व करूँगा, ठीक है। जो क्यू है, ठीक है, ये क्यू है, क्यू ने क्या करा, एल से शादी की है। तो एल से शादी की, इसका मतलब ये पति पत्नी हो जाएंगे। इसमें पति कौन है पत्नी कौन है ये हमें अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये पति पत्नी है। तो क्यू ने एल से शादी की है। अब आगे कह रहा है कि एल टी की बहन है। जो एल है वो टी की बहन है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एल कौन है, टी की बहन है, तो ये इसकी पत्नी हो जाएगी। तो फिर ये पति होगा, ठीक है, क्योंकि ये लड़की है और ये शादीशुदा है। तो यहाँ पर लड़के लड़के तो शादी करती नहीं, तो ये 100% क्यों क्या हो जाएगा, लड़का होगा, यानी कि इसका पति हो जाएगा। अब एल टी की बहन है, तो एल जो है टी की बहन है। उसके बाद आगे प्रश्न कह रहा है कि टी आर की पुत्री है। जो टी है वो आर की पुत्री है। तो टी आर की पुत्री है, तो आर को हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और टी कौन है, आर की पुत्री है, तो यहाँ पर भी माइनस लगा देता हूँ। आगे प्रश्न क्या है कि आर पी का भाई है। जो आर है वो पी का भाई है। तो आर पी का भाई है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आर को पी का भाई बनाते हैं। ये क्या हो जाएगा, आर पी का भाई हो जाएगा। उसके बाद आगे प्रश्न कह रहा है कि पी ने एन से शादी की है। जो पी है वो एन से शादी की है। तो एन से शादी की है मतलब एन और पी भी आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। और इसमें भी पति कौन पत्नी कौन ये हमें समझ नहीं आया अभी तक, ठीक है, पता नहीं चला। हम आगे प्रश्न को पढ़ते हैं।
प्रश्न करें कि एन क्यू का पिता है, जो एन है वो क्यू का पिता है, तो क्यू का पिता इसका मतलब ये कि क्यू इसके नीचे आ जाएगा और एन कौन है, क्यू का पिता है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा देते हैं, ये पिता है। अगर ये पिता है इसका मतलब 100% इसकी कौन हो जाएगी, माता हो जाएगी, मतलब पत्नी हो जाएगी एन की, ठीक है, क्योंकि ये पहले से शादीशुदा है। तो एन क्या हो जाएगा, इसका पति, और ये इसकी पत्नी हो जाएगी। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि पी का एल से क्या संबंध है, यानी कि पी का एल से क्या संबंध है। तो जहाँ पर भी से लगा वहाँ से आपको उल्टा बताना है कि यहाँ पर आपका एल का पी क्या लगेगा। तो एल का पी क्या लगेगा, तो एल कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इस एल का ये पी क्या लगेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये एल है, एल की कौन है, बहन है, बहन का ये कौन है, तो बहन का ये कौन है, तो आप कहोगे बहन का ये कौन है, तो बहन का ये जो क्या है आर जो है बहन का क्या है, पिता है, तो ये एल का भी पिता हो जाएगा। और पिता की ये जो पी है वो कौन है, पिता की बहन है, ये कौन है, एल के मतलब टी के पिता की बहन है, इसका मतलब एल के पिता की भी ये बहन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें ये कहा था कि एल से किस प्रकार संबंधित है, पी का एल से, तो एल का पी क्या लगेगा, तो पिता की बहन। अब पिता की बहन ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर देखिए कथन हमें 3 दिए हैं और 2 हमें निष्कर्ष दिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है। तो कथन क्या कह रहा, देखिए कथन यहाँ पर कह रहा है कि कुछ स्कूल, यहाँ पर कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कि कुछ स्कूल बड़े हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लो ये कुछ स्कूल है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये स्कूल है। अब ये स्कूल का मैं यहाँ पर एस ले लेता हूँ समझने के लिए, और ये कथन कह रहा है कि कुछ स्कूल क्या है, बड़े हैं। तो कुछ स्कूल को हम क्या करते हैं, बड़े के अंदर वाले हिस्से में थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। बड़े का मैं यहाँ पर बी ले रहा हूँ समझने के लिए, तो कुछ स्कूल क्या है, बड़े हैं। उसके बाद अब दूसरा क्या करा, दूसरा करा कि सभी बड़े मॉल है। अब जितने भी बड़े हैं वो सभी के सभी क्या है, मॉल है। तो यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे कुछ इस प्रकार का, सभी के सभी बड़े क्या है, मॉल है, तो हम इस प्रकार का डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद आगे प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है तीसरा कथन कि कोई मॉल सस्ता नहीं है। कोई भी मॉल सस्ता नहीं है, मतलब मॉल और सस्ता का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। तो सस्ता का मैं यहाँ पर ये वाला स ले लेता हूँ, सस्ता, ठीक है, ये वाला ये सस्ता हो गया, ठीक है। तो इनका कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी मॉल सस्ता नहीं है, ठीक है। अब इसके बारे में हम निष्कर्ष को समझेंगे, निष्कर्ष क्या कह रहा है। तो यहाँ पर निष्कर्ष को समझिए। निष्कर्ष में यहाँ पर पहला करा कि सभी बड़े स्कूल है। क्या आपको यहाँ पर सभी के सभी बड़े स्कूल दिखाई दे रहे, नहीं, हमें तो यहाँ पर कुछ बड़े स्कूल कहा था, तो सभी कैसे हो सकते हैं, इसीलिए पहला वाला गलत है, सभी बड़े स्कूल नहीं, यहाँ पर तो कुछ बड़े स्कूल है। अब दूसरे को देखते हैं, दूसरा कह रहा है कि यहाँ पर कुछ मॉल बड़े हैं। क्या आपको यहाँ पर कुछ मॉल बड़े दिखाई दे रहे, जब सभी के सभी बड़े मॉल है तो कुछ तो होंगे ही। तो ये वाला सही कह रहा है कि कुछ मॉल बड़े हैं। तो निष्कर्ष यहाँ पर दूसरा अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन में देखेंगे केवल दूसरा, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको बस कथन को ध्यान से समझना, कथन क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको निष्कर्ष निकाल के बताना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि जेठ का घर पी के घर से 45 मीटर दक्षिणी में है, मतलब 45 मील कहो या मीटर कहो एक ही बात है, बस 45 मी दक्षिणी में, ठीक है। तो जेठ का घर पी के घर से, तो यहाँ पर ये दिशा दूरी का प्रश्न, मान लो ये जेठ का घर है, ठीक है, ये कौन है, जेठ का घर है। अब जेठ का घर पी के घर से 45 किलोमीटर दक्षिण में है। तो दक्षिण में मतलब जेठ का घर कि पी के घर से दक्षिण में है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जेठ का घर हो गया और ये पी के दक्षिण में है कितना, 45, तो पी का ऊपर होना चाहिए तब ये दक्षिण में हो जाएगा। और कितना है, तो ये पी का घर जेठ के घर से कितना है, तो ये 45 मीटर दक्षिण में है, ठीक है। कितना है यहाँ पर 45, तो यहाँ पर मैं 45 लिख लेता हूँ। तो ये पी का मतलब जेठ का घर पी के घर से 45 मीटर है, ठीक है। अब आगे प्रश्न करें कि जे का घर एच के घर से 50 मीटर दक्षिणी में है, 50 मीटर दक्षिण में है, यानी कि जो जे का घर है एच के घर से 50 मीटर दक्षिण में है। तो ठीक हो, इसको तो ठीक है, हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है क्योंकि इसको हम इनके साथ नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है, तो आगे देखेंगे, आगे देखते इसको छोड़ते हैं। ये कह रहा है कि क्यू का घर जेठ के घर से 30 मीटर पश्चिम में है। जो क्यू का घर है वो जेठ के घर से 30 मीटर पश्चिम, तो पश्चिम किस साइड है, इस साइड है। तो यहाँ पर किसका घर हो जाएगा, क्यू का हो जाएगा। और कितना मीटर है, तो 30 मीटर है, ठीक है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर हमारे पास देखिए आगे पढ़ेंगे तो एम का घर पी के घर से 50 मीटर उत्तर में है। जो एम का घर है वो पी के घर से 50 मीटर उत्तर में, इसका मतलब ये कि एम का घर ऊपर होगा, ठीक है,
और कितना है 50 मीटर है, तो यहाँ पर मैं 50 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे, आगे ये कह रहा है कि एच का घर एम के घर से 30 मीटर पश्चिम में है। जो एच का घर है वो एम के घर से 30 मीटर पश्चिम है, इसका मतलब ये कि पश्चिम इस साइड है, तो यहाँ पर एच का घर हो जाएगा, ठीक है। और कितना, तो ये 30 मीटर है, ये कितना है 30 मीटर। अब हमें यहाँ पर जो ऊपर वाला था हमने छोड़ा था, वहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए जे का घर एच के घर से 50 मीटर दक्षिण में है, जे का घर एच के घर से 50 मीटर दक्षिण में है, इसका मतलब ये एच है, तो एच का 50 मीटर दक्षिण में, तो मतलब जे का यहाँ पर आ जाना चाहिए, ठीक है। जे का यहाँ पर आ जाना चाहिए, तो यहाँ पर मैं इसको वापस से उसी कलर में कर देता हूँ, ये जे, ठीक है, यहाँ पर मैं इसी कलर में लिख देता हूँ, ये जे का घर है, ठीक है, एच से 50 मीटर। अब यहाँ पर आगे प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कर क्यू के घर के संदर्भ में जे का घर किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, ये हमें प्रश्न पूछा है क्यू के संदर्भ में, ठीक है। तो क्यू के संदर्भ में देखेंगे तो क्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है। क्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब ये वाला भी 30 है, ये वाला भी 30 है। अब ये वाला कितना है 45 है, तो ये भी कितना होगा 45 होना चाहिए, क्योंकि ये 50 है और ये भी 85 है। कितना है, ये भी 85 है, तो ये 50 है। तो इसका मतलब ये है कि ये 45 है। कितना है कि क्यू के संदर्भ में जे का घर 45 मीटर है और किस दिशा में, तो ये उत्तर दिशा में है। तो 45 मीटर उत्तर दिशा ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, आपको जैसा प्रश्न कहा था वैसा सोल्व कर लो। हालांकि दिशा दूरी का प्रश्न आसान होता है, ठीक है। तो ये हमने 20 प्रश्न किए हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर 21 नंबर के प्रश्न को टेस्ट क्वेश्चन के लिए आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए। और बाकी अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहा तो यहाँ पर आपको लोगो दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहले वाले वीडियो को नहीं देखा तो उसे देख लीजिए, ठीक है। और बाकी अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू याद नहीं होती है तो ऊपर वीडियो आपको दिखाई दे रहा है अल्फ़ाबेट वाला, उसे क्लिक करके देख लीजिए। 15-20 मिनट का वीडियो